हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, ऐ दोस्त चट्टाने हवाओं का रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा करती हैं। स्वागत है आपका आदिराज क्लासेस में। आज की जीएस टेस्ट सीरीज आपके सपनों को हकीकत में बदलने की हमारी एक और कोशिश है। तो शुरू करते हैं जीएस टेस्ट सीरीज का पार्ट 10। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, उसके बाद कुछ समय आपको देंगे, उसके बाद आपको उत्तर के साथ साथ यहाँ से इंपोर्टेंट जो फैक्ट है, जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं या जो क्वेश्चन पहले आए हुए हैं, उन सभी को हम इसमें कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो साथियों, ये पोल्टी से लिया गया है, और पोल्टी खासकर यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, होमगार्ड आदि के लिए संजीवनी है। तो लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए? जब तक आप बताओ इसका आंसर, तब तक मैं आपको बता दूं कि लोकपाल बिल जो है, हम सबसे पहले स्वीडन में 1809 में अम्बुड्समैन के नाम, अम्बुड्समैन के नाम से आया, के नाम से आया। और साथियों इसी का उपनाम था जो, ठीक है, इसे शॉर्ट में क्या कहते थे, जो। अब भारत में इसका नाम लोकपाल किसने दिया साथियों? ये दिया एमएल सिंघवी ने, एमएल सिंघवी। अगर इसकी तारीखों की बात करें तो 17 दिसंबर 2013 को ये लोकसभा से पास हुआ, और 18 दिसंबर 2013 को राज्यसभा में पास हुआ। 1 जनवरी 2014 को इस पर माननीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, यानी इसका सही उत्तर क्या है, प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए और ये कानून बना। लेकिन इसे लागू कब किया गया साथियों? इंप्लीमेंट हुआ इसका 16 जनवरी 2014 को लागू, ठीक है। पहली बार कहाँ आया? स्वीडन में 1809 में आया। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि लोकपाल बिल सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था, तो स्वीडन में 1809 में। इसका नाम अम्बुड्समैन था और उपनाम इसका जो था, ठीक है। इसे लोकपाल बिल नाम किसने दिया? एलएम सिंघवी द्वारा। 17 दिसंबर 2013 को लोकसभा में, 18 दिसंबर 2013 को राज्यसभा में, और 1 जनवरी 2014 को इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। 16 जनवरी 2014 को ये पूरे देश में लागू हुआ। अब प्रणब मुखर्जी ने इसके साथ साथ, लोकपाल बिल के साथ साथ, दो और इंपोर्टेंट बिलों पर वो दिया था। एक खाद्य सुरक्षा कानून, खाद्य सुरक्षा कानून, ये भी 2013 में आया। और दूसरा साथियों, उन्होंने एक दिल्ली में जो बहुत ही नृशंस हत्या की गई थी एक महिला की, निर्भया, उसको नाम दिया था निर्भया, और उसी के नाम पर एक कानून आया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए, निर्भया कानून। तो ये कानून भी किसके शासनकाल में आया था साथियों? ये भी प्रणब मुखर्जी के शासनकाल में आया था। अगर हम के आर नारायण की बात करें साथियों, तो के आर नारायण ने 4 इंपोर्टेंट बिल दिए। पहला दिया इन्होंने प्रसार भारती, प्रसार भारती, प्रसार भारती विधेयक जो था साथियों 2003 का था, 2000 का था। पहले जो डीडीएल, दूरदर्शन हो गया या ऑल इंडिया रेडियो हो गया, उन पर सरकार का पूर्णतः प्रभुत्व था, यानी उनकी मर्जी के बिना कोई भी न्यूज या कोई भी हम ऐड तक भी नहीं दिखा सकते थे। दूरदर्शन से सत्यम शिवम सुंदरम भी सरकार की मन मर्जी के तहत ही हटाया गया था। और उसके बाद इस पर से प्रसार भारती विधेयक लाकर उसे सरकार के प्रभुत्व से आजाद किया गया था। दूसरा, इसमें पोटा कानून, पोटा कानून जो आतंकवाद विरोधी कानून था, उसे भी 2000 में लाया गया था, और ये बहुत ही सख्त कानून था और आतंकवाद पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। लेकिन कांग्रेस सरकार ने 2004 में इसे हटा दिया गया। उसके बाद आया साथियों, पोटा कानून के बाद बिल के आर नारायण के समय में जो इम्पोर्टेंट था वो था साइबर सुरक्षा कानून, सुरक्षा प्रौद्योगिकी कानून।
या साइबर सुरक्षा कानून? साइबर सुरक्षा लिखो, साइबर सुरक्षा कानून। ये भी के आर नारायण के उसमें आया। और एक इन्हीं के शासनकाल में 3 नए राज्यों का गठन हुआ। 3 नए राज्य कौन कौन थे साथियों? छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 नवंबर 2000 में, उत्तरांचल 9 नवंबर 2000 में और झारखंड 15 नवंबर 2000 में। 9 नवंबर 2000 में, ठीक है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 में, उत्तरांचल 9 नवंबर 2000 में और झारखंड 15 नवंबर 2000 में। उत्तरांचल को उत्तराखंड नाम मिला 2005 में। अभी यूपी पुलिस में पिछले साल जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले अलग होकर उत्तराखंड बना था। तो कितने जिले थे साथियों? 13 जिले। और वर्तमान में भी उत्तराखंड में कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। इसमें 2 मंडल है, कुमाऊं और गढ़वाल। कुमाऊं में 7 जिले हैं और गढ़वाल में 6 जिले हैं। टोटल कितने जिले हैं साथियों? 13 जिले हैं, ठीक है। कितने जिले हैं? 13 जिले। अब बात करें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की। उम्मीद है आप सबने ये लिख लिया होगा, तो मैं इस तरफ इसे रब करके लिखता हूं। प्रतिभा देवी सिंह जो पाटिल थी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो इन्होंने RTE, राइट टू एजुकेशन, 2009 दिया। अगला क्वेश्चन भी इसी पे है, तो पूरी डिटेल हम उसमें पढ़ेंगे RTE की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है साथियों? अब्दुल कलाम को। अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह आपको तपना भी पड़ेगा, यानी मेहनत भी उसी तरह करनी पड़ेगी जैसी आपको नौकरी चाहिए। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने हमें मनरेगा कानून 2005 दिया और साथियों इन्होंने मनरेगा के साथ साथ दिया RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, 2005। ठीक है। क्या नायर ने 4 प्रमुख दिए, कौन कौन से? प्रसार भारती विधेयक, पोटा कानून, साइबर सुरक्षा कानून। और साइबर सुरक्षा कानून ये भारत का पहला डिजिटल कानून था। 3 नए राज्यों को गठन को मंजूरी दी, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तरांचल और 15 नवंबर को झारखंड। ठीक है साथियों। अब 2 और ही लिख लो जो आ सकते हैं करंट के हिसाब से भी। रामनाथ कोविंद जो भारत के निवर्तमान राष्ट्रपति हैं, यानी भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद ने धारा 370 को निष्प्रभावी किया। निष्प्रभावी। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पूरा संविधान को जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसने बनाया, लेकिन वो कौन सा धारा है या कौन सा वो था अनुच्छेद जिसका ड्राफ्ट जो है अंबेडकर ने तैयार नहीं किया था? तो वो ड्राफ्ट कौन सा था साथियों? धारा 370 थी। बाबा साहेब ने धारा 370 लागू लिखने को बिल्कुल मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपने देश में 2 राज्य नहीं बनाऊंगा। तो धारा 370 किसने लिखी थी? VP मेनन ने, यानी इसका ड्राफ्ट अलग से तैयार हुआ था और वो किसने किया था साथियों? VP मेनन ने। और इसे निष्प्रभावी किसने किया? रामनाथ कोविंद ने। अब साथियों हमारी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और इन्होंने सबसे पहला नारी वंदन अधिनियम लागू किया। और नारी वंदन अधिनियम में इन्होंने 33% आरक्षण, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी। दूसरा साथियों इन्होंने IPC और CRPC के स्थान पर किसे लागू किया? भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता। ठीक है साथियों। IPC के जनक किसे कहा जाता है साथियों? मेकाले को। IPC के जनक मेकाले।
ए सब बंद कर। नानू बंद करी सर। मेकाले, ठीक है। तीसरा साथियों, राष्ट्रीय वो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल, प्रोटेक्शन बिल, ये भी किसका था साथियों? ये भी द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन 2023 में दिया गया, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने इस पर पूरा डिटेल से पढ़ा था। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक है, 2023 में लागू हुआ। पहली बार किसने लागू किया था साथियों? ये यूरोपीय यूनियन ने 2018 में इसे लागू किया था। और इसके अंदर दो बातें हैं, डेटा प्रिंसिपल, डेटा प्रिंसिपल और डेटा फिड्यूसरी। ये दो शब्द बहुत बार पूछे गए हैं। डेटा प्रिंसिपल, डेटा प्रिंसिपल वो व्यक्ति होता है जिसका डेटा होता है, और डेटा फिड्यूसरी कौन होता है? वो कंपनी जो किसी व्यक्ति का डेटा इकट्ठा करती है, ठीक है। ये भी याद रखो। तो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल कब आया था? 2023 में, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे कि हमने करंट या अलग अलग बहुत से क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर किया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, ये भी पॉलिटी से ही है। बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक आयु के बच्चे बीच के हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाता है। तो सही उत्तर है साथियों इसका, ये तो इजी क्वेश्चन है, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना एक मौलिक अधिकार बनाया गया। और इसके लिए एक अलग से अधिनियम आया, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, और ये 2009 में माननीय राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा दिया गया। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। देवी सिंह इनके पति का नाम था, अपने साथ ही हमेशा अपने पति का नाम लगाती थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब एक बात याद रखो कि शिक्षा, भारतीय संविधान में शिक्षा के लिए कौन कौन से आर्टिकल है, ठीक है, वो भी हमें पता होना चाहिए। कि मौलिक अधिकार में जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 से आर्टिकल 28 और आर्टिकल 30, ठीक है। और उसमें डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 41, 45 और 46, ठीक है। मौलिक कर्तव्य में 51 ए के में, ठीक है। उसके अलावा 239, 350 और 351 ये सभी शिक्षा से संबंधित है। आप कहोगे कि आर्टिकल 15 में तो लिखा हुआ है कि मूल वंश, धर्म, जाति या जन्म स्थान के आधार पर सरकार कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन उसी में अगली लाइन में लिखा हुआ है साथियों, आर्टिकल 15 में, कि सरकार महिलाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों के लिए वर्गों की शिक्षा के लिए विशेष प्रोत्साहन देगी, ठीक है। आर्टिकल 21 ए में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 21 ए में, ठीक है, संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में 21 ए जोड़ा गया था, और उसमें लिखा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? 21 ए में। 28 में लिखा हुआ है साथियों, आर्टिकल 28 में, कि कुछ शिक्षण संस्थाएं कुछ शैक्षिक संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना करने का अधिकार, धार्मिक
उपासना की शिक्षा देने का अधिकार, शिक्षा देने का अधिकार। जैसे मदरसे हो गए, ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिशु सदन हो गए, उन सब में क्या है, अपने धर्म की शिक्षा देने और धार्मिक उपासना का अधिकार। ठीक है। आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 में क्या लिखा हुआ है साथियों? आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यकों के लिए है। तो अल्पसंख्यकों को अपनी धार्मिक शिक्षा देने के लिए शैक्षिक संस्थाएं बनाने एवं उनका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ये किस में लिखा हुआ है साथियों? आर्टिकल 30 में। ठीक है। अब डीपीएसपी की बात करें, उम्मीद है आप सबने ये लिख लिया होगा। तो आर्टिकल 41 में है, कुछ दशाओं में काम, और यहीं देखोगे आप शिक्षा और लोक सेवा प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है। तो यहां भी क्या आया? शिक्षा आया। आर्टिकल 45 में क्या लिखा हुआ है साथियों? 6 वर्ष से कम आयु के, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा बाल्यकाल देखभाल, देखरेख आदि की प्रोत्साहन। ठीक है। आर्टिकल 46 में लिखा है साथियों कि एससी एसटी के लिए शिक्षा और आर्थिक प्रोत्साहन, यानी एससी एसटी को जो छात्रवृत्ति मिलती है वो किसके तहत मिलती है? आर्टिकल 46 के तहत। एससी एसटी के लिए शिक्षा और आर्थिक प्रोत्साहन। तो ये किस में लिखे हुए हैं साथियों? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अब मैंने 3 आर्टिकल, मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। बार बार मेरा बताने का मतलब यह है कि आप लोगों को जुड़ जाए। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो आर्टिकल 51 में एक सब पार्ट जोड़ा गया था, 51A, उसके भाग के में भी ये लिखा हुआ है, जो 21A में लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ये कहाँ लिखी हुई है साथियों? 51A के में। ठीक है। आर्टिकल 239 जो है साथियों, वो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों के सरकार चलाने के संचालन के लिए दिया प्रबंधन के लिए लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि सरकार केंद्र शासित प्रदेशों में वो तो लिखा हुआ है कि उनका प्रबंधन किस तरह होगा, कैसे होगा, लेकिन इसमें भी लिखा हुआ है कि केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा का प्रबंध करेगी, शिक्षा का प्रबंध। तो आर्टिकल 239 में केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा का प्रबंधन जो है वो 239 में है। और यहीं पर अगर मैं बात करूं कि 239A और 239AA, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। 239A में पुदुचेरी का प्रबंधन के बारे में बताया गया है कि वहां एक विधानसभा होगी, एक उप मुख्यमंत्री होगा, ठीक है, उपराज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल। 239A में क्या लिखा हुआ है? दिल्ली की विधानसभा, यानी दिल्ली के बारे में किस में लिखा हुआ है?
239 A में दिल्ली में विधानसभा होगी। इसके बाद आर्टिकल मैंने लिखा था 350। 350 में क्या है कि बच्चों को उसकी प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा, यानी किसी की अगर कन्नड़ है तो कन्नड़ में, किसी की इंग्लिश है तो इंग्लिश में, हिंदी है तो हिंदी में, प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दिए जाने का प्रबंध करेगी। प्रबंध। और आर्टिकल 351 में क्या है साथियों? 351 में है साथियों हिंदी का प्रचार प्रसार। हिंदी का प्रचार प्रसार। पिछली वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल बताया था, आर्टिकल 344। आर्टिकल 344 में क्या लिखा हुआ था कि हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए राष्ट्रपति संविधान लागू होने के 5वें वर्ष और 10वें वर्ष एक भाषा आयोग का गठन करेगा। ठीक है, आर्टिकल 344 में क्या लिखा हुआ था? 5वें और 10वें साल में, 10वें साल में भाषा आयोग का गठन, का गठन। ठीक है, तो देखा हमने कितने आर्टिकलों में अभी तक, आप ईमानदारी से बताना कि शिक्षा के लिए आपको पता था इतने आर्टिकलों में शिक्षा लिखी हुई है। ठीक है, या शिक्षा के प्रबंधन के इतने आर्टिकल है। तो इसका सही उत्तर था साथियों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, इनमें से उत्तर प्रदेश के मूल निवासी शास्त्रीय नृत्य की पहचान करें। शास्त्रीय नृत्य की अगर बात करें साथियों, तो भारत में शास्त्रीय नृत्य जो है वो 8 है, उनकी संख्या 8 है। सबसे प्राचीन जो नृत्य है वो भारतनाट्यम, नाट्यम, और सबसे नया जो है वो सत्रिया है। भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का और सत्रिया असम का है। और सत्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? 15वीं शताब्दी में शंकरदेव, एक गुरु थे शंकरदेव, उन्होंने सत्रिया को एक अलग ही लुक दिया था। अगर भारतनाट्यम की बात करें तो भारतनाट्यम 4 शब्दों, भय से भाव, रय से रस, तय से ताल और नाट्यम से नृत्य से मिलकर बना है। अब ये सारी जानकारी कि कितने शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा कि भाव कौन से का रस क्या है, इन सबको भरत मुनि द्वारा रचित भारतनाट्यम, भारत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में वर्णित किया गया है। नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र को ही पंचम वेद कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया कि पंचम वेद किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है साथियों? पंचम वेद कहा जाता है नाट्य शास्त्र को। और अगर बात करें तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद, ऋग्वेद से पाठ, यजुर्वेद से अभिनय, अभिनय, सामवेद से गायन, और अथर्व, अथर्ववेद से रस लिया। ठीक है, इसमें 36 अध्याय और 6000 श्लोक है। 6000 श्लोक और 8 रस है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में गायन कहां से लिया गया है? तो सामवेद से। पाठ कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। अभिनय यजुर्वेद से और अथर्ववेद रस से लिया गया है। ठीक है, और इसे कौन सा वेद पंचम वेद माना जाता है? नाट्य शास्त्र। इसकी रचना किसने की? भरत मुनि ने। ठीक है, अब इसका जो सही उत्तर था साथियों कथक था। ठीक है, इसे रब कर दूं तो कथक। साथियों कथक का शाब्दिक अर्थ होता है कहानी कहना। ठीक है, ये अपने पैरों की थिरकन और अपने
स्पिन, स्पिन मतलब घूमने की, घुमाव के लिए प्रसिद्ध है। कथक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों? कहानी कहना। ठीक है, कहानी कहना। और कथक, कहानी कहना और कथक किसके लिए फेमस होता है? पैरों की थिरकन और अपने घुमाव के कारण। ठीक है, इसके यूपी में दो, आगरा घराना और वाराणसी घराना, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी घराना। और इनके अलावा कहाँ? जयपुर घराना भी एक मशहूर घराना है। ठीक है, अगर ओडिसी की बात करें तो ओडिसी भी भारतनाट्यम की तरह सबसे सबसे प्राचीन जीवित नृत्य है, सबसे प्राचीन जीवित नृत्य है, जिसका उल्लेख, इसका उल्लेख भी भारतनाट्यम द्वारा, भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में दिया गया है। यह अपनी तिरभंगा, तिरभंगा, गर्दन, चेस्ट और शरीर को मोड़ने की जो एक भंग होती है इसकी, तिरभंग, उसे क्या कहा जाता है साथियों? तिरभंगा मुद्रा। तीन प्रकार की मुद्राएं होती है इसमें, तिरभंगा मुद्रा। गर्दन, छाती और शरीर को मोड़ने को तिरभंगा मुद्रा कहा जाता है। इसमें जो इसका विषय होता है वो गीत गोविंद की रचनाओं से, गीत गोविंद, गीत गोविंद किसकी रचना है? किसकी रचना है नानू? जयदेव की। ठीक है, गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की। तो गीत गोविंद, इसके जो विषय वस्तु होती है वो कहां से ली जाती है साथियों? गीत गोविंद से। और ये किससे समर्पित है साथियों? भगवान जगन्नाथ, जगन्नाथ भगवान को समर्पित है। और गीत गोविंद में जो विषय वस्तु ली जाती है, गीत गोविंद किसको समर्पित है? गीत गोविंद है साथियों राधा और कृष्णा, राधा कृष्णा के प्रेम पर। ठीक है, तो इसमें जो कथानांक लिया जाता है ओडिसी नृत्य में वो गीत गोविंद, 90% गीत गोविंद की रचनाओं को ही लेकर, विषय वस्तु को लेकर ये डांस किया जाता है। मोहिनी अट्टम, मन को मोहने वाली स्त्री, मन को मोहने वाली स्त्री। और ये किसे समर्पित है? विष्णु भगवान के मोहिनी अवतार को। जब भस्मासुर ने पूरी पृथ्वी को भयभीत कर दिया था कि जिसके भी सर पर वो हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा, तब भगवान विष्णु, कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था और उन्होंने एक सुंदर स्त्री, मन को मोहने वाली स्त्री का रूप धारण किया था। ठीक है, और उन्होंने नृत्य किया और नृत्य करते हुए उस तरह डांस किया कि उन्होंने अपने सर पर हाथ रखा। तो भस्मासुर के साथ उनकी शर्त थी कि मैं आपसे शादी तभी करूंगी जब आप मुझे नृत्य में पराजित कर दो। तो नाचते नाचते जैसे ही उन्होंने अपने सर पर हाथ रखा तो भस्मासुर ने भी अपने सर पर हाथ रखा और वो भस्म हो गया। तभी से मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है साथियों? ये केरल का है। ठीक है, भारतनाट्यम की हमने बात कर ली कि इसमें 4 अक्षरों से मिलकर बना है। भै से भाव, रै से रस और तय से ताल। और नाट्यम का मतलब नृत्य से है। ठीक है, और सबसे प्राचीन नृत्य भी कौन सा है साथियों? भारतनाट्यम। तो इसका सही उत्तर था साथियों कथक। और कथक के प्रसिद्ध जो वो है प्रसिद्ध कलाकार, कथक के प्रसिद्ध कलाकार कौन है साथियों? लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज। जिसके भी सामने आपको महाराज मिलेगा वो किसका कलाकार है साथियों? कथक का है। भारतनाट्यम के दो और नाम थे साथियों। क्या क्या नाम थे साथियों? सादिर या देवदासी, सादिर या देवदासी नृत्य। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि किसके उपनाम सादिर या देवदासी डांस था। तो वो किसके था साथियों? भारतनाट्यम का, क्योंकि 20वीं शताब्दी से पहले यह नृत्य देवदासियों द्वारा किया जाता था। इसका पूर्ण उद्धार जो किया वो 20वीं शताब्दी में अरुणडेल और अय्यर, एक अय्यर करके थे, उन्होंने इसका 20वीं शताब्दी में उद्धार किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में माना जाता है?
जाना जाता है। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए हिंदू दर्शन में कितने, हिंदू समाज में कितने दर्शन है। साथियों, हिंदुओं में 6 दर्शन होते हैं। पहला सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक और भाई उत्तरी मीमांसा और पूर्व मीमांसा। ये 6 होते हैं। सांख्य के जो संख्या पद्धति है, इसके संस्थापक के रूप में गिना जाता है कपिल ऋषि को। किसे? सांख्य के है कपिल ऋषि। और इनकी रचना क्या है? सांख्य सूत्र। न्याय के गौतम, योग के पंतजलि, वैशेषिक के महर्षि कणाद और महर्षि कणाद ने लगभग 2000 साल पहले अणु की जो संरचना है उसको एजिट दिया था। किसमें? वैशेषिक सूत्र में। ठीक है। जिसकी खोज किसने को माना जाता है? जॉन डोल्टन को। खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन डोल्टन को। लेकिन जॉन डोल्टन ने भी पहले लगभग 2000 साल पहले अणु की संरचना की खोज किसने कर दी थी? महर्षि कणाद ने। जो डोल्टन ने इंग्लिश में समझाया वही महर्षि कणाद ने संस्कृत में लगभग 2000 साल पहले समझा दिया था। उत्तरी मीमांसा की जो खोज की, वो उत्तरी मीमांसा के जो संस्थापक हैं वो बदरायण। ठीक है। और पूर्व मीमांसा की जेमिनी। तो निम्नलिखित में किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की संख्या पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो वो थे कपिल ऋषि। ठीक है। ठीक है साथियों। तो ये 6 दर्शन में से ये ज्यादातर क्वेश्चन वो टैली करने में आते हैं कि मान लो इधर सांख्य दे दिया, फिर यहाँ योग दे दिया, यहाँ न्याय दे दिया और यहाँ वैश्विक दे दिया और यहाँ इनके रैंडमली दे दिया, ऊपर गौतम दे दिया यहाँ कि इन्हें टैली करो। तो टैली करने में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बताओ आप साथियों। मैं इतना पानी पी लूं। 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में साथियों कोलिन मैकेंजी ये 1815 से 1821 तक इसके पहले सर्वेक्षक रहे, के पद पर रहे। इन्होंने 1800 ईस्वी में हम्पी की खोज किसने की थी? हम्पी की खोज, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, वो भी किसने की? कोलिन मैकेंजी ने। और कोलिन मैकेंजी ने भारतीय इतिहास को, सिक्कों और भारतीय सिक्कों को एक क्रम में प्रकाशित किया, जिसे कि उसे ही मैकेंजी संग्रह कहा जाता है। मैकेंजी संग्रह भी किसका है? कोलिन मैकेंजी का, जिसमें कि उन्होंने खोज, भारतीय इतिहास की खोज, भारतीय सिक्कों की खोज आदि का वर्णन किया है। तो कौन थे साथियों? कोलिन मैकेंजी। जॉन मार्शल कौन थे साथियों? जॉन मार्शल भारत में एएसआई के पहले एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल थे, महानिदेशक थे साथियों। महानिदेशक थे। इन्हीं की देख रेख में 1921 में और 1922 में, 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा और 1922 में मोहनजोदड़ो।
की खोज 1922 में राखलदास बैनर्जी द्वारा और इसकी दयाराम साहनी द्वारा जो खोज की गई थी वो भी किसके नेतृत्व में की गई थी साथियों? जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। जॉन मार्शल ने ही तक्षशिला की खोज कराई और जॉन मार्शल ही थे जिन्होंने भारतीयों को इतिहास पर गौर करने का मौका दिया। इन्होंने भारतीय इतिहास को क्रमबद्ध किया। इन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति भी मेसोपोटामिया संस्कृति के बराबर की थी, यानी लगभग 3000 साल पुराने इतिहास को वापिस हमारे सामने रखने का श्रेय किसे जाता है साथियों? जॉन मार्शल को जाता है। ठीक है। एंटोनियो मॉन्सेरेट। एंटोनियो मॉन्सेरेट कौन थे साथियों? एंटोनियो मॉन्सेरेट एक पुर्तगाली पादरी थे। जब अकबर का पुर्तगालियों के साथ संपर्क बढ़ा तो उन्होंने 1589 में गोवा के गवर्नर को ईसाई धर्म की जानने के लिए कुछ पादरियों को भेजने का अनुग्रह किया। तो 1580 में 3 व्यक्तियों का एक जेसुइट मिशन अकबर के दरबार में आया, जिसके प्रमुख कौन थे? एंटोनियो मॉन्सेरेट थे। एंटोनियो मॉन्सेरेट एक पुर्तगाली पादरी थे। ठीक है। ये 1580 से 1582 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी में रहे। अकबर की राजधानी उस समय क्या थी साथियों? फतेहपुर सीकरी थी। वहां रहे और इन्होंने जो अकबर के सबसे छोटे पुत्र मुराद, ये मुराद के धार्मिक शिक्षक भी थे। धार्मिक शिक्षक, इन्होंने मुराद को ईसाई और पाश्चात्य संस्कृति की शिक्षा दी। तो ये किसके थे? मुराद के धार्मिक गुरु भी थे। और 3 सदस्य जो जेसुइट मिशन आया था उसके प्रमुख भी थे। ठीक है। और 1582 के भारत लौटने के बाद जब ये अरब देशों की तरफ जा रहे थे तो इन्हें तुर्कियों ने गिरफ्तार कर लिया था और इनके बदले में मोटी फिरौती लेकर इन्हें छोड़ा था। ठीक है। और 1600 ईस्वी में इनकी सालसेट द्वीप कहाँ है? सालसेट द्वीप पर मृत्यु हुई। ठीक है। सालसेट द्वीप मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। ठीक है। अब अगर हम जेएफ फ्लीट की बात करें तो जेएफ फ्लीट भी साथियों कौन था? कुछ बच्चों की शिकायत रहा है कि मैं जल्दी रब कर दूं। भाई जहां तक आपने नहीं लिखा वहां तक रोक के उसे लिख के उसके बाद वीडियो चला दो या पीछे वो कर दो मूव। ये तो वीडियो में ऑफलाइन थोड़ा ही है। तो जेएफ फ्लीट कौन थे साथियों? ये भी एक खगोल नहीं, इपिग्राफिक पूरा लेख शास्त्री थे। ठीक है। इन्होंने सबसे इंपोर्टेंट जो इनका काम है, इन्होंने सिक्कों पर अपने जो भारतीय जो इतिहास था, जो अपना इतिहास था भारतीय संस्कृति का, उसमें उसको इसने कहानियों के आधार पर नहीं, इसने सिद्ध करके उसे लिखा है। ठीक है। यानी इसने साइंटिफिक तथ्यों के आधार पर, जैसे इसने शिलालेखों का अध्ययन, इपिग्राफी से ही तो कहा, शिलालेखों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन आदि के आधार पर भारतीय इतिहास की बारे में बताया। और सबसे जो इनका महत्वपूर्ण काल किया है वो गुप्त काल का जो शक संवत था, गुप्त काल का जो शक संवत था, जो गुप्त संवत, सॉरी शक संवत नहीं, संवत, जो संवत था उसको भी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्रमाणित आधार पर इन्होंने ही बताया था कि ये 324-25 के ईस्वी के आसपास थे। ठीक है। यानी गुप्तों का जो साइंटिफिक आधार पर हिस्ट्री बताने वाले कौन थे? वो थे जेएफ फ्लीट। तो इसके प्रथम मान सर्वेक्षक कौन थे? कोलिन मैकेंजी।
1839 में तद्बोधनी सभा की स्थापना किसने की? तो 1839 में, 6 अक्टूबर 1839 को तद्बोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर के पिता। ठीक है, 6 अक्टूबर 1839 में तद्बोधनी सभा की स्थापना की और इन्होंने तत्वबोधनी पत्रिका भी निकाली। और 1842 में राजा राम मोहन राय से प्रभावित होकर इसका विलय ब्रह्म समाज में कर दिया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी और आत्मीय सभा का ही अपग्रेड वर्जन ब्रह्म समाज था। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की थी। बार बार बताने का मतलब ये है कि आपके याद हो जा, रिवीजन कराना ही मेरा काम है। 1842 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज में इसका क्या कर दिया साथियों? ब्रह्म समाज में इसका विलय कर दिया। ठीक है, अगर देवेंद्रनाथ टैगोर के पुत्र थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें भारत का पहला 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य पुरस्कार मिला। गीतांजलि के लिए साहित्य पुरस्कार। इन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान जनगणमन लिखा। और इन्होंने सबसे पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। वंदे मातरम का गायन कांग्रेस के किस अधिवेशन में होता? 1896 में, जिसकी अध्यक्षता कौन करे थे? रहमतुल्लाह सयानी। इसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। और इन्होंने 1911 में जनगणमन को पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था। ठीक है, 1911 में। सुरेंद्रनाथ टैगोर साथियों, ये देवेंद्रनाथ टैगोर के पोते और प्रथम जो आईसीएस थे, भारत के प्रथम आईसीएस कौन थे साथियों? सत्येंद्रनाथ टैगोर, भारत के पहले आईसीएस। उस समय आईसीएस की फुल फॉर्म थी इंपीरियल क्राउन सर्विस। ठीक है, इंपीरियल सिविल सर्विस या क्राउन सर्विस। पहले बार कौन बने? सत्येंद्रनाथ टैगोर। उन्हीं के पुत्र थे सुरेंद्रनाथ टैगोर। और सुरेंद्रनाथ टैगोर ही साथियों अनुशीलन समिति, जो एक क्रांतिकारी संगठन था, अनुशीलन समिति के कोषाध्यक्ष थे। अनुशीलन समिति के कोषाध्यक्ष भी कौन थे साथियों? सुरेंद्रनाथ टैगोर। अगर अरविंदोनाथ टैगोर है। ठीक है, अरविंदोनाथ टैगोर। ठीक है, अरविंदोनाथ टैगोर भी देवेंद्रनाथ टैगोर के पोते थे और ये एक बंगाल आर्ट के नाम से जो एक संगठन बना था उसके अध्यक्ष भी थे। और इनका 1905 में प्रसिद्ध भारत माता का चित्र भी इन्होंने 1905 में बनाया था। ठीक है साथियों। और सुरेंद्रनाथ टैगोर ने ही रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत सी पुस्तकों का अंग्रेजी में अपग्रेड किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया। किसने? सुरेंद्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने इनकी एक पुस्तक लिखी थी, द होम एंड द वर्ल्ड। क्या थी साथियों? द होम एंड द वर्ल्ड, जो कि बहुत फेमस पुस्तक थी। और इसका घरे बउरे, ये घरे बउरे जो रविंद्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक थी फेमस, घरे और बाहरे, सॉरी बउरे नहीं बाहरे, घरे और बाहरे एक पुस्तक थी साथियों। उसका इंग्लिश अनुवाद क्या था? द होम एंड द वर्ल्ड। ये किसने लिखा था? सुरेंद्रनाथ टैगोर ने। यानी रविंद्रनाथ टैगोर को वैश्विक राइटर बनाने में जो महत्वपूर्ण योगदान है वो सुरेंद्रनाथ टैगोर का है।
इनकी फेमस पुस्तक है द होम एंड द वर्ल्ड, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की घरे बाइरे का इंग्लिश अनुवाद है। तो इसका उत्तर क्या था साथियों, देवेंद्रनाथ टैगोर। अभिनेता धर्मेंद्र, जब हम बचपन में थे तो अमिताभ और धर्मेंद्र की फिल्म देख देख के बड़े हुए। तो अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता है? अगर बात करें धर्मेंद्र की, तो इनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ था। ठीक है, 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धर्म सिंह देवल था, धर्म सिंह देओल। ठीक है, और इन्हें न्यू न्यू टैलेंट हंट के विजेता के रूप में, न्यू हंट टैलेंट हंट के विजेता के रूप में कहाँ बुलाया गया था साथियों? मुंबई बुलाया गया था। इनकी पहली फिल्म 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे, इनकी पहली फिल्म का नाम क्या था? दिल भी तेरा हम भी तेरे। ठीक है, लेकिन इन्हें जो ही मैन की उपाधि मिली वो मिली 1966 के फूल और पत्थर से। फूल और पत्थर में इनकी जो सॉलिड बॉडी थी उसका बेहतरीन प्रदर्शन किया गया। किस फिल्म में? फूल और पत्थर में। इनकी फेमस पुस्तक निकल ली, मूवी थी शोले, चुप के, प्रतिज्ञा, मेजर टी अमला पगला गाना सी मूवी का है, प्रतिज्ञा, फूल बने अंगारे नहीं किया, प्रतिज्ञा, और बहुत सी मूवी है। ठीक है, इनकी सबसे लास्ट की मूवी कौन सी है साथियों? 21, जो अभी पर रिलीज हुई 21। ठीक है, जो कि सबसे जो युवा हमारे परमवीर चक्र विजेता थे उनके उसमें निभाया था। ठीक है, तो इन्हें किस नाम से जाना जाता? ही मैन ऑफ बॉलीवुड। ठीक है, ये एकमात्र ऐसे अभिनेता थे जो कि कॉमेडी अपने फिल्म अपने हो गया और मूवी होगी उनमें इन्होंने कॉमेडी का, जैसे चुप चुपके में भी इन्होंने कॉमेडी किया, रोमांस और एक्शन तीनों में जो थे हिट थे। ये रोमांस एक्शन और कॉमेडी के तीनों के बेताज बादशाह थे। तो इन्हें ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है। एंग्री यंग मैन किसे कहा जाता है साथियों? अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन, हरिवंश राय बच्चन के पुत्र अमिताभ बच्चन। ठीक है, और अमिताभ बच्चन को ये खिताब किस मूवी से मिला था? जंजीर मूवी से, जो एक इनकी एंग्री यंग मैन की जो वो थी इमेज, वो हमेशा दिखाई गई है एंग्री यंग मैन की। और जब भी इन्होंने एंग्री यंग मैन का रोल किया है तो इनके किरदार का नाम मोस्टली विजय होता है। ठीक है, सो मैन ऑफ इंडिया कौन है साथियों? राज कपूर। ठीक है, ट्रेजिडी किंग दिलीप कुमार जिनका वास्तविक नाम मोहम्मद यूनिस है, मोहम्मद यूनिस। ठीक है, यूनिस है। इन्होंने अपना नाम दिलीप कुमार रखा था और इन्होंने ट्रेजिडी की इतनी मूवी की कि बाद में ये खुद अवसाद के रोगी बन गए और इनका मानसिक इलाज चला था। तो अपने किरदार को इतनी बखूबी निभाया था किसने? दिलीप कुमार ने। तो अभिनेता धर्मेंद्र जिनका 24 नवंबर 2025 में निधन हो गया, तो उनकी कौन सी उपाधि थी? ही मैन ऑफ बॉलीवुड। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण कौन सा संगठन करता है? मुद्रास्फीति यानी महंगाई की दर, कि आदमी कितने रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद सकता है, उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। इसका जो वो करता है साथियों भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण, और इसमें 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य में 3 आरबीआई के
और तीन सरकार द्वारा गठित, तीन सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति होते हैं। ठीक है, नियुक्त व्यक्ति होते हैं। फोन आया था साथियों एक। और इनका कार्यकाल 4 साल का होता है। कितने साल का हुआ है साथियों इनका कार्यकाल? 4 साल का। और आरबीआई के जो 3 सदस्य होते हैं, एक इसमें आरबीआई के चेयरमैन, एक डिप्टी चेयरमैन और एक अन्य सदस्य होता है। और जो मुद्रास्फीति के आंकड़े हर महीने दिए जाते हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं साथियों? दो आंकड़े आते हैं, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये कौन देवे? एनएसओ। और एनएसओ किसका के दो संगठनों के गठन से एनएसओ बना। किस किस के? एनएसओ बना 2019 में, सीएसओ और एनडबलएसओ के गठन से, दोनों का विलय होने पर जो संगठन बना वो बना एनएसओ। ठीक है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है साथियों? हर महीने एनएसओ। और एक होता है डब्ल्यूपीआई, होल प्राइस इंडेक्स, इसे कौन जारी करे? वित्त मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर क्या था साथियों? भारतीय रिजर्व बैंक। वित्त आयोग आर्टिकल कौन से में है साथियों? 280 में। और ये कितने प्रकार के संतुलन जारी करे? 3 प्रकार के, लंबवत, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है साथियों? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया? तो किसके शासनकाल में साथियों? ये किसके शासनकाल में किया? तो देखो, अगर हम मुगल काल की बात करें तो अनुवाद का काल किसे कहा जाए? अकबर को। चित्रकारी का जहांगीर, जिसका बचपन का नाम क्या था साथियों? सलीम। चित्रकारी और स्थापत्य, स्थापत्य का किसे कहा जाए साथियों? शाहजहां, जिसने ताजमहल। और मंदिर तोड़ने वाला युग, इसे भी याद रखो, औरंगजेब। ठीक है, अनुवाद यानी भारतीय भाषा, जो धार्मिक वो थी रचनाएं या जितनी भी वो थी भारतीय जो शास्त्र थे उनका अनुवाद कराया गया। वो किसने करवाया? ज्यादातर अकबर ने। ठीक है, चित्रकारी का काल किसे का काल था? जहांगीर का। स्थापत्य का शाहजहां। और ये मंदिरों का तो छोड़ दो, ये तो आते नहीं क्वेश्चन, यही आते हैं। शाहजहां। ठीक है, जहांगीर के दरबार में उस समय वर्ल्ड क्लास जो थे पेंटर वो थे। उनमें सबसे प्रमुख था मंसूर, जिसे पक्षी, दुर्लभ पक्षी चित्रकार के रूप में जाना जाता है। और इन्हें कौन सी उपाधि दी थी साथियों? नादिर अल असर की। मंसूर को कौन सी उपाधि दी गई थी? नादिर अल असर। नादिर अल असर की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? जहांगीर के द्वारा। एक और फेमस थे अब्बुल हसन, फेमस चित्रकार थे अब्बुल हसन। और इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? नादिर अल जमा। मंसूर की जो फेमस वो है वो साइबेरियन सारस, सारस की सारस और बंगाल का दुर्लभ पुष्प, बंगाल का विचित्र फूल, इनकी फेमस पेंटिंग है। साइबेरियन सारस और बंगाल का विचित्र फूल किसकी? मंसूर की फेमस पेंटिंग है साथियों। और एक और, जहांगीर के शासनकाल में ही मरक्का, जो मरक्का मींस एल्बम, पेंटिंग को एल्बम के रूप में संग्रहित करना। ठीक है, और पेंटिंग के चारों तरफ बॉर्डर तैयार करना किसके शासनकाल में शुरू हुआ था साथियों? जहांगीर के। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जहांगीर के शासनकाल में जो पेंटिंग, एक
एल्बम के रूप में संयोजित होती है, तो उस एल्बम का क्या नाम होता था उस टाइम? मरक्का। ठीक है, क्या होता था? मरक्का। जागीर, जागीर बाबर के बाद दूसरा ऐसा मुगल बादशाह था जिसने अपनी जीवनी लिखी। जागीर की जीवनी तुजू के जागीरी, जहांगीरी, और बाबर की बाबरनामा, इसकी बाबरनामा। बाबरनामा तुर्की भाषा में है और तुजू के बाबरी फारसी भाषा में है। ठीक है। हुमायूं, सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनने वाला बादशाह कौन था? हुमायूं। ठीक है, जो कि अपनी द्वारा बनाई गई लाइब्रेरी के सीढ़ियों से लुढ़क गया। तो इतिहासकारों ने कहा था कि हुमायूं पूरी जिंदगी लुढ़कता रहा और लुढ़कते हुए ही उसकी मृत्यु हुई। तो इसका उत्तर क्या था साथियों? जागीर। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें साथियों कितने अनुच्छेद हैं? इसमें अनुच्छेद है साथियों 30। मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है साथियों, वो पैलेस डी सालेट सोलेट पैलेस डी सोलेट नामक जो महल था पेरिस में हुई थी। और साथियों इसकी जो घोषणा की थी वो इसकी अध्यक्ष, जो इस कमेटी सार्वभौमिक जो ये मानव अधिकार सार्वभौमिक वो था, मसौदा था, ड्राफ्ट था, उसे तैयार करने वाली कमेटी की जो चेयरमैन थी, चेयरपर्सन थी, वो कौन थी साथियों? एलिनोर एलिनोर रूजलवेल्ट। एलिनोर रूजलवेल्ट डी फ्रैंकलिन रूजलवेल्ट की पत्नी, जो 1935 से 1943 1935 से 1939 तक जो 1939 से 1943 तक जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, उनकी पत्नी थी एलिनोर रूजलवेल्ट, जो कि इस मानवाधिकार का जो घोषणा पत्र था उसकी चेयरमैन थी। इसकी जो स्थापना की गई थी वो इसलिए की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, कि किसी व्यक्ति पर कोई भी जुर्म ना हो, किसी भी व्यक्ति पर अत्याचार ना हो, उन्हें रोकने के लिए ये सार्वभौमिक घोषणा तैयार की गई। और ये कब की गई थी? 10 दिसंबर 1948 में। 10 दिसंबर 1948 में घोषणा हुई थी। और इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 30 अनुच्छेद है। और कहां पे हुई थी ये? पेरिस में। किसने की थी? एलिनोर रूजलवेल्ट ने। ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को केंद्रीय या क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स के रूप में हुई, और 1949 में को इसे केंद्रीय सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नाम मिला। का मुख्यालय कहाँ है साथियों? नई दिल्ली में। सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है साथियों? ये कहाँ है? नई दिल्ली में। और ये किसे के अंदर आती है? हेडक्वार्टर, होम मिनिस्ट्री, एचएम, होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है। और होम मिनिस्टर कौन है भारत के इस टाइम? अमित शाह। ठीक है साथियों। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है साथियों? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने मोहर लगी और हस्ताक्षर करित एक वारंट द्वारा, मोहर और हस्ताक्षर किए हुए एक वारंट के द्वारा करता है। मोहर और हस्ताक्षर किए वारंट के द्वारा करता है। और अनुसूचित
अनुसूचित आयोग, आर्टिकल 338 में क्या है, एससी आयोग, ठीक है। 338 ए में क्या है साथियों, एसटी आयोग, और 338 बी में क्या है साथियों, ओबीसी आयोग, ठीक है। देखो बी फॉर ओबीसी, ठीक है, इसमें भी बी है, ओबीसी में भी है, तो 338 बी में क्या है, ओबीसी आयोग। और 340 में क्या है साथियों, आर्टिकल 340 में है ओबीसी आयोग का गठन, गठन, ठीक है। और 342 ए में क्या है, ओबीसी में कौन कौन सी जाति होंगी, कौन कौन सी जाति होंगी, जातियां होंगी, ये कहां लिखा हुआ है, 342 ए में। तो इसका उत्तर क्या होगा साथियों, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपनी मोहर और हस्ताक्षर किए हुए एक वारंट जारी करेगा और उसमें अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगा, जिनका कार्यकाल कितने साल का होगा साथियों, 3 साल का, 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है, के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का अधिकार देता है? तो ये आर्टिकल है साथियों, आर्टिकल 44, ठीक है। और आर्टिकल 44 कहां लागू है साथियों, गोवा में, ठीक है। लेकिन 9 नवंबर 2025 में अपने गठन के 25वें वर्ष, अपने गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर उत्तराखंड ने भी अपने यहाँ समान नागरिक संहिता लागू कर दी। अपने यहाँ समान नागरिक संहिता लागू करने वाला नया राज्य कौन सा है साथियों, उत्तराखंड, ठीक है, यूपी का बच्चा। आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 में क्या है साथियों, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। ग्राम पंचायतों का गठन, एक बार यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि वह कौन सा आर्टिकल है जो महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करता है, तो वो है आर्टिकल 40, महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने वाला, सपनों को पूरा करने वाला, ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन। और आर्टिकल 40 ही है जिसने 73वें संविधान संशोधन के लिए रोड मैप तैयार किया, रोड मैप तैयार किया, ठीक है। अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 में लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति पर ऐसा कोई कर नहीं लगाया जाएगा जो कि जिसका उपयोग, ऐसा कोई कर नहीं लगाया जाएगा जिस कर का उपयोग किसी धार्मिक शिक्षा या धार्मिक किसी धर्म को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता है। यानी किसी भी व्यक्ति पर ऐसी कोई भी धार्मिक टैक्स नहीं लगाया जाएगा जो किसी धर्म के प्रोत्साहन के लिए यूज होता हो, ठीक है। आर्टिकल 27 यानी धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो 25 से 28 तक है, उसमें आर्टिकल 27 में टैक्स है कि किसी भी व्यक्ति पर ऐसा कोई टैक्स नहीं लगेगा जो किसी धर्म को बढ़ाने या उसका प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग होता है। आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचक मंडल। और इस राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है साथियों, एकल संक्रमणीय पद्धति पर, पद्धति पर। और साथियों राष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रक्रिया है वो किस वर्ष के आधार वर्ष, किसको आधार वर्ष में लेकर की हुई है, 1971 की जनसंख्या, जनसंख्या, जनसंख्या को आधार मानते हुए की गई है। 1971 की जनसंख्या को आधार लेकर ही राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति बनाई गई है। और ये कब तक है, 2026 तक। अब के बाद इसमें परिसीमन होगा, परिसीमन किसमें है, आर्टिकल 82 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तो कैट, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है साथियों, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। और ये किस में प्रयोग होती है साथियों, जो 2D और 3D जो इंटीरियर डिजाइनर होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। तो इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो कैट क्या है,
एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि मिनिक्स डोस, डोस की फुल फॉर्म क्या होती है साथियों, बहुत बार पूछा गया है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये उबंटू है साथियों, UBUNTU, उबंटू। उबंटू क्या है, सबसे फेमस, आजकल सबसे फेमस लाइनेक्स ओपन सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मिनिक्स, डोस और उबंटू, ये तीनों क्या है साथियों, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है साथियों, कैट है, कैड है। गोवा मुक्ति दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है, बताओ साथियों, मैं पानी पी लूं तब तक। गोवा मुक्ति दिवस, इसके बारे में तो साथियों आप लोगों को पता ही होगा कि गोवा मुक्ति दिवस ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय के तहत 19 दिसंबर 1961 को गोवा को आजाद कराया गया। किससे, पुर्तगालियों से। पुर्तगाली 1498 में पहली बार भारत आए थे, वास्को डिगामा के नेतृत्व में, क्या करने, केवल व्यापार करने। किसके, कालीकट नामक टापू पर उतरे थे, कालीकट, केरल में कालीकट नामक स्थान पर ये उतरे थे और जमोरिन ने मिर्च मसाले दिए थे। उसके बाद ये भारत में आए और 1510 में इन्होंने गोवा में 1510 ईस्वी में गोवा में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाही से इन्होंने गोवा जीता। 1530 में गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया गया, पुर्तगालियों की राजधानी, और इसे गोवा को पूर्व का रोम नाम दिया, पूर्व का रोम, ठीक है। 1500 इसे पूर्व का रोम दिया। और यहाँ का जो वो था एंटोनियो सालासर, जो वहां का प्रधानमंत्री था, उसने भारत के प्रधानमंत्री की वार्तालाप करने की जो एक पेशकश थी उसे भी ठुकरा दिया गया था। इन्होंने साफ मना कर दी थी कि हम जो गोवा है और उसके आसपास का जो दमन दीव वाला क्षेत्र है वो भारत को नहीं सौंपेंगे, और इसे जो गोवा है इसे अपना एक राज्य घोषित कर दिया कि ये पुर्तगाल का ही राज्य है। और गोवा हमारे लिए इसी तरह वो है जिस तरह पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, कि जैसे हमारे लिए लिस्बन इंपोर्टेंट है उसी तरह हमें ये गोवा भी जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन उसे क्या था कि पुर्तगाल को ये था कि पुर्तगाल जो है वो नाटो का सदस्य है। नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसमें अमेरिका और यूरोप के देश हैं। तो इसमें की धारा 5 में लिखा हुआ है, और इसकी धारा 5 में लिखा हुआ है कि अगर एक नाटो देश पर हमला होता है तो वो पूरे के पूरे संगठन पर हमला माना जाएगा। तो इसे ये था कि पुर्तगाल की मदद करने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका सहयोग करेंगे। लेकिन जब भारत ने 19 और 20 दिसंबर की रात्रि में पुर्तगाल पर गोवा पर हमला किया, तो गोवा से जो वहां का जो वो था उस टाइम का प्रशासक, यानी उस टाइम का जो गवर्नर था, वो 36 घंटे में ही आत्मसमर्पण करके भाग गया। और भारतीयों ने कोई ज्यादा प्रतिरोध का सामना ना करते हुए 20 दिसंबर को इसे आजाद करा लिया।
तो ऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ था? 19 दिसंबर को 1961 में। ऑपरेशन का नाम था साथियों ऑपरेशन विजय। ठीक है, और इसे 56वें संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत भारत का 25वां राज्य बनाया गया, 25वां राज्य बनाया गया। और इसके लिए आर्टिकल 371 में एक अलग से आई, एक परिशिष्ट आई जोड़ा गया। 371 में सबसे वो जोड़ा गया आई, यानी आई को गोवा। याद रखो 371 का कौन सा है? आई। ठीक है, तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को साथियों साइटोलॉजी कहा जाता है, साइटोलॉजी। ठीक है, सेरोलॉजी क्या होता है? रक्त सीरम की खोज, सीरम का अध्ययन। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है? कोशिका के अंदर जो जेली होती है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। इटोलॉजी क्या होती है साथियों? बीमारी का कारण की जांच। ठीक है, साइटोलॉजी, कोशिका की खोज किसने की थी साथियों? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने एक पेड़ की छाल में इसकी कोशिका की खोज की। और कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की साथियों? रॉबर्ट ब्राउन ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की? वान ल्यूवेनहोफ ने। होक। ठीक है साथियों, तो इसका उत्तर हो गया साथियों क्या? साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आयरन। ठीक है, आयरन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है साथियों? गुड़ में। ठीक है, इसलिए गुड़ और शक्कर खानी चाहिए। हम क्या खा रहे हैं आजकल? चीनी, जो कि बीमारी का घर है। गुड़ में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। ठीक है, चावल में कार्बोहाइड्रेट, और मक्खन में वसा और विटामिन ए। दूध, दूध को क्या कहा जाता है साथियों? सुपर फूड, यानी संतुलित भोजन, तुलित भोजन। लेकिन इसमें विटामिन सी की कमी होती है, यानी संपूर्ण आहार, सुपर संपूर्ण आहार। संपूर्ण आहार किसे माना जाता है साथियों? दूध को। ठीक है, दूध में विटामिन सी बिल्कुल नहीं होती, इसलिए संपूर्ण आहार की परिभाषा ये पूरी नहीं करता, लेकिन फिर भी बाकी सारी चीजें दूध में होती है, इसलिए दूध हमें पीना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या आता है साथियों? गुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने किस राज्य में जैड मोह सुरंग का उद्घाटन किया? कहां किया साथियों? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में NH1 पर ये जैड मोह सुरंग का उद्घाटन किया, जैड मोह सुरंग का उद्घाटन किया। ठीक है, किस जिले? जैड मोह सुरंग कहां से है साथियों? गंदरबैल जिले में, गंदरबैल जिले में, गगनीर से, गगनीर और सोनमर्ग के बीच में 6.5 किलोमीटर लंबी इस सुरंग का उद्घाटन 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने किया। ये कहाँ है? नेशनल हाईवे 1 पर गगनीर और सोनमर्ग के बीच में। और किस जिले में है साथियों? जम्मू कश्मीर के गंदरबैल जिले में। और कितने किलोमीटर लंबी है साथियों? 6.5 किलोमीटर लंबी। और इस पर खर्च कितना हुआ? 2700 करोड़। ठीक है साथियों, तो इसका सही उत्तर हो गया जम्मू कश्मीर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।